मैं तवायफ थी। एक रात मेरे पास एक अमीर आदमी आया, मुझे देखकर उसे न जाने क्या हो गया कि उसने मुझसे शादी कर ली और अपने घर ले आया। पर उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मैं अपनी अदाओं से उसे अपने करीब ना खींच पाई। एक रात मैं बिन कपड़ों के रजाई के नीचे उसके साथ सो रही थी कि तभी मेरा देवर कमरे में आ गया। मुझे उस हाल में देखकर उससे रहा न गया और फिर पूरी रात मेरे साथ। मैं 15 साल की उम्र से ही तवायफ खाने में हूँ। इन्होंने मेरा नाम मोहिनी रख दिया। मेरा शराबी बाप मुझे यहाँ बेच गया था और उसके बाद से ही न जाने कितने मर्दों ने मुझे अपने हवस का निशाना बनाया। शुरू शुरू में मैं बहुत रोती थी और भागने की कोशिश भी की थी, पर मैं पकड़ी जाती तो यह लोग मुझे बहुत मारते थे। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई थी। मैं नाउम्मीद हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरा काम है। न ही मुझे कभी घर मिलेगा, न ही कभी पति। और यूं हर रात मैं मर्दों के हवस का शिकार बनूंगी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और 18 साल की खूबसूरत औरत बन गई थी। मेरी खूबसूरती तवायफ खाने में चार चांद लगा देते थे। मुझे सिर्फ अमीरों के पास ही भेजा जाता था क्योंकि लोग मेरी ऊंची कीमत देने को तैयार थे और मैं भी उन लोगों को प्यार देने लगी थी जो कि किसी न किसी कारण से अपने घर में खुश नहीं रहते थे या फिर जो लोग बाहर मजे करने आते थे। अब मेरे अंदर कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत को यह मंजूर नहीं था और वह शख्स मेरे सामने आ गया जो शायद मेरी जिंदगी को बदलने वाला था। एक रात मेरे कमरे में एक बहुत रईस आदमी आया। जब उसने मेरे हुस्न को देखा तो देखता ही रह गया। मैं भी उसके करीब आ गई थी क्योंकि हर मर्द की तरह मुझे लगा था उसे भी वही सब कुछ चाहिए होगा। पर वह मेरे से पीछे हट गया तो मैंने कहा, क्या बात है साहब, बस मुझे दूर से ही देखते रहोगे? क्या हाथ नहीं लगाओगे? उसने कहा, पहले बातें करते हैं, बैठ जाओ। मेरा नाम सुनील है। मैं एक बहुत ही रईस व्यापारी हूँ और अब तक कुंवारा हूँ। अब तो मुझे अपने बारे में बताओ। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे चुप देखकर उसने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो मैंने उससे कहा कि मेरे शराबी बाप ने मुझे तवायफ खाने में बेच दिया जब मैं मात्र 15 साल की थी। मैं 3-4 बार भागने की कोशिश भी की थी, पर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और बहुत मारा था। उसके बाद से मैंने इसे ही किस्मत मान लिया साहब। अब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। मुझे लगा यह सब बातें करने के बाद वह शायद अपने दिल की प्यास बुझाएगा। फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहा, तुम्हें मन नहीं करता कि किसी के घर की दुल्हन बनो? मैंने कहा, सुनील बाबू, मैं एक तवायत हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तभी अगर मैं इज्जत बचाकर भाग पाती तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। अब इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा रईसजादा नहीं है जो मुझे इस नर्क से निकाल सके, चाहे मेरा कितना भी दम घुट जाए। उसने कहा, मोहिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसे अचानक एक अजनबी के मुंह से यह बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। मैं मर्दों की नज़र को अच्छे से पहचानती हूँ। उसकी नज़र से ही लग रहा था वह शरीफ इंसान है, क्योंकि मेरी आंखों के अलावा उसने एक बार भी मेरे जिस्म की तरफ नहीं देखा था। उसकी बात सुनते ही मैं उसके पैर पड़ गई। बोली, मुझे नहीं पता साहब कि मैं आप मुझे यहाँ से निकाल पाओगे या नहीं। बस मुझे आशीर्वाद कर दो। मैंने आप जैसा अच्छा और शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। आपका आशीर्वाद भी मिल जाए तो यह मोहिनी अपने आप को धन्य समझेगी। उसने मुझे खड़ा किया और अपनी बाहों में भर लिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और वह मेरे आंसू को पोंछ रहा था। उस रात उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। बस सारी रात हम बात करते रहे। मैं उसे अपने सपनों के बारे में बताती रही और वह सुनता रहा। जब सुबह हो गई तो वह चला गया। मुझे ढेर सारे सपने दिखाकर चला गया जो कि कभी पूरा ना हो और मैं बेथासा रोने लगी, पागलों की तरह रोने लगी। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। सपना टूटने का दर्द हो रहा था, जो सपना मैंने एक रात में देख लिया था और मैं जीना नहीं चाहती थी। तभी अचानक मीरा माँ कमरे में आ गई। वही इस कोटे की मुखिया है। मुझे रोता देख कहने लगी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने कहा, अब मेरे जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। मैंने जो सपना देखा था कल रात, वह सुबह होते ही टूट गया और यह दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मीरा माँ ने कहा, तुम आजाद होने वाली हो इस कोठे से। कल जो साहब यहाँ पर आए थे, तुम्हारे साथ रात गुजारने 1 करोड़ रुपए देकर तुम्हें खरीद लिया है।
ऐसा रात में तूने उसके साथ क्या कर दिया कि इतना दीवाना बन गया तेरा? मैंने कहा मीरा माँ, उसने तो मुझे रात भर हाथ तक नहीं लगाया। यह बात सुनकर मीरा माँ बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा बस, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनील बाबू मुझे ब्याह कर घर ले आए। सुहागरात की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात काफी हो गई थी। सुहागरात की सेज फूलों से सजी हुई थी और मैं बैठी बैठी सुनील की रात तक रही थी। पर वह रात को 1 बजे कमरे के अंदर आए। आते ही कमरे की लाइट बुझाकर वह सो गए और मैं उनको देखते ही रह गई। न ही उन्होंने मुंह दिखाई की कोई रस्म की और ना ही मुझसे कोई बात की। इस बात से मैं बहुत ही अंदर दुखी हो गई कि शायद मैं शरीफ घर की बहू बनने लायक नहीं। आज मैं सुनील की हो चुकी हूँ, फिर आखिर उन्होंने मेरी ओर मुड़ कर भी क्यों नहीं देखा। मैं अपने पति के बगल में ही लेट गई। मुझे लगा शादी की थकावट से थक गए होंगे, इसी वजह से सुनील सो गए। यह तो बस मैं अपने आप को समझाने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। शादी की थकावट से शायद मैं भी चूर थी। जब मैं सुबह उठी तो सुनील कमरे में नहीं थे। मैंने घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे। कमरे से बाहर आई तो मेरी नजर एक और शख्स पर टिक गई जो कि काफी यंग लग रहा था। न जाने यह कौन है। सुनील ने मुझसे बहुत छोटे तरीके से शादी की थी। बस उसके कुछ दोस्त ही थे और मुझे मैरिज रजिस्ट्री पेपर में साइन करवा लिया था और कानूनी तरीके से अब मैं सुनील की पत्नी बन चुकी हूँ। उसने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा और किसी तरह की रस्म नहीं की। शादी को लेकर वैसे भी मेरे सपने कुछ थे नहीं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उस नर्क से बाहर निकल पाऊंगी। फिर आखिर घर पर यह शख्स कौन है और सुनील कहाँ पर है? वह शख्स मेरी तरफ जैसे ही मुड़ा तो मुझे देखता ही रह गया। उसकी नज़र मेरी तरफ ऐसे पड़ रही थी कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वह मेरे पूरे जिस्म को निहारे जा रहा था। इस तरीके से तो सुनील ने भी मेरी तरफ कभी भी नहीं देखा। मैं चुपचाप वहां पर खड़ी थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि यह कौन है। तभी घर का नौकर आ गया, कहने लगा बड़ी मालकिन और छोटे साहब, नाश्ता लग गया है, आ जाइए। शक्ल सूरत उसकी सुनील से मिलती थी तो मैंने सोचा शायद सुनील का छोटा भाई होगा। मैं इस घर की नई नवेली दुल्हन हूँ। पर उसने मेरे साथ कुछ भी बात नहीं किया, बस मेरी तरफ देखता ही जा रहा था। मैंने अपनी नजरें झुका ली और खाना खाकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। वैसे तो मैं जिस माहौल में रही हूँ डर मेरे अंदर नहीं है। हर तरह की चीज झेलने की आदत है मुझे। हर तरह का मर्द मैंने बर्दाश्त किया है। पर आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। अब मैं सुनील की अमानत हूँ। शायद इसी वजह से मैं यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोपहर के वक्त घर की नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला। उसने कहा मालकिन, मेरा नाम नीलम है। मैं उसे अपने कमरे में बुला लिया और पूछा तुम कब से यहाँ पर काम करती हो? उसने कहा मालकिन, मैं 3 साल से यहाँ काम करती हूँ। फिर मैंने पूछा इस घर पर कौन कौन है? तो उसने कहा घर पर सुनील साहब रहते हैं और उनके छोटे भाई राजवीर साहब रहते हैं। दोनों मिलकर बिजनेस चलते हैं। साहब के पापा की ही बिजनेस थी, पर उनके पापा और मम्मी अभी दुनिया में नहीं रहे। पर आप आ गई है, इस घर पर तो रौनक आ जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगी सुनील घर पर बहू भी लाया तो एक तवायफ को ले आया। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी? सुनील के बारे में ख्याल आते ही मैंने उससे पूछा सुनील साहब कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा बड़े मालिक तो सुबह ही काम पर चले गए हैं। वैसे तो रोज 10 से 11 बजे जाते हैं, पर आज न जाने क्यों जल्दी चले गए। दोपहर के खाना खाने के बाद मैं यही सोचने लगी आखिर आज सुनील घर से जल्दी क्यों चले गए। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि शादी करके गलती कर दी है। लेकिन मेरा नाम भी मोहिनी है। मैं अपने प्रेम जाल में अपने पति को फंसा कर ही रहूंगी। अब मैंने यह बात सोच ली थी। मेरे पति जब घर पर आए तो मैं उनके सामने कपड़े बदलने लगी थी और एक जालीदार नाइटी पहन ली। मैंने अच्छे से मेकअप कर रखा था। उनके सामने ही मैं अंगड़ाई लेने लगी। वह मेरी ओर एक टक देख रहे थे कि तभी मैं उनके करीब आ गई और उनके ऊपर टूट पड़ी। लेकिन सुनील ने तभी ऐसा काम किया कि मैं बिल्कुल चौंक उठी थी। उसने मुझे अपने से दूर कर दिया। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, यह कहकर वह सो गए। उनके उठने से पहले ही आज मैं उठ गई थी। भले ही उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया था,
पर मोहिनी के मायाजाल से बच पाना इतना आसान नहीं। जब वह सुबह उठे तो इसी वक्त में बाथरूम से नहाकर निकली। मेरे गिले बाल मेरे कंधे तक आ रहे थे और मैं अपनी गोरी जिस्म में एक छोटी सी टॉवल लपेट रखी थी। वह मेरी तरफ एक बिना पलक के झपकाए देखने लगे। तभी अचानक मैंने टॉवल गिराने का बहाना किया। वह एकदम से घबराए और कमरे से बाहर निकलकर चले गए और मैं बस वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई कि आखिर मुझसे दूर जाने की क्या वजह है। अब तो मैं कोई बाजारू औरत भी नहीं रही, बल्कि मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ। मैं जब तैयार होकर बाहर निकली तो पता चला कि सुनील काम पर निकल चुके हैं। मेरी नौकरानी मुझसे कहने लगी, मालकिन आपके और साहब के बीच में सब ठीक तो है ना? आखिर साहब इतनी जल्दी काम पर क्यों चले जाते हैं? अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें तो पता है ना, बिजनेस में कभी कभी टेंशन हो जाती है, इसी वजह से चले जाते हैं। वह मेरी तरफ देखने लगी थी जैसे कि मानो कुछ सोच रही हो। मैंने कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? उसने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फिर चुप हो गई और कहा, जलपान तैयार हो गया मालकिन, आप आ जाओ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस घर पर कुछ राज गड़े हुए हैं। नौकरानी जो कि मेरे पति के बारे में कुछ जानती थी पर मुझे बताना नहीं चाहती थी। उधर मेरा देवर राजवीर आज मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, भाभी आप तो काफी खूबसूरत लग रही हो, भैया किस्मत वाले हैं जो आप जैसी पत्नी मिली है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक हल्की सी उदासी आ गई थी। फिर भी मैं मुस्कुराने लगी। मैं सोचने लगी, जिसके किस्मत में मैं हूँ वह तो मुझसे दूर भाग रहा है और जो मेरी किस्मत में नहीं है वह लट्टू हुए जा रहा है। आज राजवीर काम पर भी नहीं गया था और मेरे इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था। पहले तो वह मुझे अपना घर और बगीचा दिखाने लगा, फिर तरह तरह की बातें करने लगा था। मेरे साथ हंसी मजाक पर करने की कोशिश कर रहा था। मैं भी उसे अपना देवर समझकर बातें कर रही थी। उसने कहा, भाभी आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी तो ढेर सारे दीवाने होंगे, आप सबको कैसे हैंडल करती थी? मैंने कहा, जैसे हर लड़की हैंडल करती है वैसे ही करती थी। उसने बगीचे से कुछ गुलाब तोड़कर मुझे दे दिया। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पसंद करने लगा है या फिर उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ गलत भाव हो। क्या उसे पता है कि मैं कौन हूँ? अगर पता होता तो ऐसे प्यार से बात नहीं करता बल्कि गंदी बातें करता। हो सकता है सुनील ने मेरी पहचान उसे न बताई हो। एक दो बार नौकरानी मेरे आसपास आई थी। हर बार वह मुझे कुछ कहना चाहती थी पर चुप हो जाती थी और घबरा जाती थी। मैं उससे पूछती, तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। वह बस कुछ नहीं मालकिन करके चली जाती थी। ऐसा लगता था नीलम मुझे खुश करना चाहती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं इस घर पर खुश नहीं हूँ। दिन पर दिन मेरे पति मुझसे दूर रहते। मैं उसे जितना भी उकसाने की कोशिश करती वह बिल्कुल ठंडे हो जाते। उधर राजवीर फिर मेरे करीब आने लगा था। आजकल मजाक में मेरा हाथ पकड़ लेता था। मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करती तो अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता और कहता, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई? धीरे धीरे वह मुझसे बहुत खुल गया था। आजकल मेरे बदन को भी मजाक में टच करता था। इधर मैं भी अपने पति के प्यार के लिए तरस रही थी। उधर राजवीर मुझे अपनाने के लिए तरस रहा था। न जाने सुनील मुझसे क्यों मुंह मोड़ लिए थे। मैंने एक दो बार पूछने की भी कोशिश की तो कुछ नहीं कहते। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मुझे तवायफ समझते हैं, इसी वजह से दूरी बना रहे हैं। एक दिन मैंने सुनील से पूछा, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तो उसने कहा कि तुम मेरी कानूनन पत्नी हो, क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? मैंने कहा, फिर आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मेरे करीब क्यों नहीं आते? क्या इसीलिए कि मैं एक तवायफ हूँ? आज मैंने अपनी मन की बात उनसे कह डाली थी। उसने कहा, अगर ऐसा होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? मैंने सब जानबूझकर ही तुम्हें अपनाया है। तुम मुझसे जो चाहती हो वह अभी नहीं मिल सकता, कहकर वह सो गए थे और मुझसे मुंह फेर लिया था। अब मैं काफी उदास हो गई थी। अगली रात मेरे पति कुछ दवा खा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज की दवाई खा रहे हो? उन्होंने कहा, यह नींद की गोली है। और दवा लेकर वह सोने आए तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार लिए थे और उनके साथ रजाई में घुस गई। मैं सोच लिया था कि आज मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी और वह अपने आप को आज रोक नहीं पाएंगे। मैं उनके बिल्कुल करीब आ गई थी, पर वह कुछ ही देर में मेरी तरफ पीठ करके सो गए और मैं वैसी की वैसी वहां पड़ी रही। मुझे हल्की हल्की नींद आई थी कि अचानक किसी के स्पर्श से मेरी नींद खुल गई।
मैं रजाई से अपनी मुंह निकाली तो देखा सामने राजवीर खड़ा है। उसको देखकर तो मैं बिल्कुल घबरा गई क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने थे। मैंने सोचा दरवाजा तो मेरे पति बंद कर देते हैं, फिर आखिर वह कमरे के अंदर कैसे आ गया। मैं उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले राजवीर मेरी एकदम पास आ गया और मेरे कानों में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगी थी कि सुनील ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मैं तो दवायफ खाने में मर रही थी, फिर मेरी जिंदगी में लाने की क्या जरूरत थी। अगर उनकी यह मजबूरी थी तो मैं बिल्कुल टूट सी गई थी कि तभी मेरा देवर कहा, आप फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, आपको ऐसा प्यार दूंगा कि आप सह नहीं पाओगे। आज आपकी सारी मुराद में पूरी कर दूंगा और जब हम एक हो जाएंगे तो आप भैया से तलाक ले लेना और हम शादी कर लेंगे। मुझे आप बहुत पसंद हो, आप तो बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत हो भाभी, या फिर मैं तुम्हें मोहिनी कहूँ क्योंकि तुम तो मेरे से बहुत छोटी हो। मेरा हाथ थामो और चलो मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रजाई से बाहर निकल गई, पर मेरे बदन में तो कपड़े ही नहीं थे। राजवीर तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी और मेरे बदन को छू रहा था कि तभी मैंने उसे पीछे धकेला और जल्दी से अपने कपड़े लेकर पहनने लगी थी। कपड़े पहनते ही वह मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरा अंदर से लॉक था। फिर राजवीर कमरे के अंदर कैसे आ गया था यह मेरी समझ से बाहर था। राजवीर तुरंत मुझे उस घर से लेकर निकल गया और कहा, भाभी मैं आपको अपने दोस्त के घर लेकर चलता हूँ, या फिर अब से तुम्हें मोहिनी का कर बुलाऊंगा क्योंकि अब तुम मेरी मोहिनी हो। कहकर वह मुझे अपने कार में बैठाकर अपने दोस्त के घर लेकर आ गया था। उसके दोस्त के घर में और कोई भी नहीं था। वह तुरंत मुझे पकड़कर बेडरूम में लेकर आ गया और कहने लगा, मुझसे अब सब्र नहीं होता मोहिनी, बहुत दिनों से सब्र कर रहा हूँ। जब से तुम्हें देखा हूँ तुम्हें पाने की हसरत है, अब हम एक हो जाते हैं। वह मेरे करीब आया ही था और मुझे चूमने लगा था कि तभी मुझे सुनील का ध्यान आ गया। मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं और जीना नहीं चाहती थी, पर सुनील की एक नेकी ने मेरी जिंदगी बचा ली थी, मुझे उस नर्क से बाहर निकाल दिया था। वरना आज रात मैं किसी मर्द को अपना देह परोस रही होती। सुनील ने मुझे मुक्ति दिलाई है, वरना अब तक मैं मौत के आगोश में चली जाती या वहीं पर मरती रहती। लेकिन मुझे पता था कि राजवीर मुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके अंदर तो मानो शैतान हावी हो गया था। उसके हवस की आग भड़क चुकी थी। मैंने कहा, राजवीर 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। कहकर मैं कमरे से निकल गई और दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। मैं बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। दौड़ते दौड़ते मुझे एक ऑटो मिल गई तो उस ऑटो वाले को मैंने अपने घर का पता बता दिया। राजवीर मुझे नए सपना दिखाया था। मुझे प्यार का सपना दिखाया था जिसे छोड़कर मैं सुनील के पास वापस जा रही थी। मैं वह काम ना कर सकी। जब मैं घर वापस आई तो देखा मेरे पति जागे हुए थे और ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं दौड़ती हुई घर के अंदर घुस गई। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा कि मैं उनके पास आ गई और उनके पैर पर गई। कहने लगी, सुनील मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी। राजवीर ने मुझे आपका सच बता दिया है, लेकिन आपने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मैं अपनी जान लेने की सोच रही थी। आपने मुझे जीने का सपना दिखाया है। भले ही आप मुझे जिंदगी भर हाथ ना लगाओ क्योंकि आपको औरतें नहीं बल्कि मर्द पसंद है, फिर भी मैं आपके घर के कोने में पड़ी रहूंगी। सुनील मेरी बातें सुनकर गुस्से में आ गया था। वह तुरंत उठा और मेरे पास आ गया और कहने लगा, राजवीर ने तुम्हें बताया कि मुझे मर्द पसंद है। मैं काफी घबरा गई और कहने लगी, माफ कीजिएगा, मुझे आपका राज पता लग गया। पर कोई बात नहीं, आप मेरे पति हो, आपकी इस कमी को मैं स्वीकार करती हूँ। जब मुझे पता चला था तो मुझे लगा कि आपने मुझसे इतना बड़ा धोखा दिया और राजवीर मुझे अपने साथ लेकर चला गया था। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि आप तो मेरे लिए भगवान हो जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। इसलिए मैं राजवीर को छोड़कर भागती हुई आपके पास आ गई। मेरे पति ने कहा, राजवीर ने तुमसे जो भी कहा है वह झूठ कहा है और तुम्हें पाने की हवस में कहा है। मुझे औरत पसंद है, मर्द नहीं। यह बात सुनकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। फिर मैंने कहा, तो क्या आप इसीलिए मुझसे दूर रहते हो क्योंकि मैं तवायफ थी? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अपनी जवानी में बिल्कुल बिगड़ गया था और मैं औरतों के साथ संबंध बनाया करता था।
जैसे तुम्हारे पास मर्द आते थे वैसे मेरे पास औरतें आती थी। मैंने कभी शादी करने की नहीं सोची और उनके साथ बस रिश्ता बनाता चला गया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है। मैं काफी घबरा गया। मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने मेरा इलाज भी शुरू कर दिया, पर वह बीमारी बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बहुत मंदिर वेद सब जगह अपनी बीमारी का इलाज ढूंढा। फिर किसी तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, यह तेरे बुरे कर्मों का ही अंजाम है। जिस दिन तू कुछ नेक काम करेगा यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं तवायफ खाने गया था तो यही सोच कर गया था कि आज मैं किसी लड़की को जरूर मुक्त करवाऊंगा और फिर मैं तुम्हें देखा तो मेरा दिल तुम पर आ गया था। मैंने उस रात के लिए तुम्हें खरीद लिया था। पर मेरी बीमारी की वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था, नहीं तो तुमको भी वह बीमारी लग जाती। और उसके बाद शादी करके मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आश्चर्य की बात यह थी कि अब मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी है। डॉक्टर ने कहा है अभी 3 महीने परहेज करना पड़ेगा, इसी वजह से तुमसे दूरी बनाता था। तुमसे यह बात कहने में मुझे शर्म आती थी। ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। पर राजवीर ने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया। उसे तो मेरे बारे में सब पता था। उसकी नीयत तुम्हारे ऊपर से खराब हो गई थी। मैं अपने पति से माफी मांगने लगी थी। भले ही मेरे और राजवीर के बीच में संबंध ना बने हो, पर उसने मुझे बाहों में लिया था और मुझे चुमा भी था। लेकिन मेरे पति ने मुझे अपना लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं राजवीर पर विश्वास न करके अपने पति के पास आ गई थी, क्योंकि राजवीर मुझसे शादी नहीं करता बल्कि मेरा इस्तेमाल करके छोड़ देता और मैं कहीं का ना रहती। 3 महीने बाद मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए और फिर उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया जितना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और हम दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। राजवीर वह घर छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह रहने चला गया था और मैंने उसकी शक्ल दोबारा कभी भी नहीं देखी।